नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और रेलवे के एग्जाम के लिए ये सीरीज जो हमारी चल रही है लगातार, इसे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती होगी और आप सभी लोग ये रेगुलर क्लास आपकी चल रही है। हो सकता है किसी एक दिन क्लास आपकी ना हो, लेकिन रेगुलर चलती है। शाम को लगभग 6 बजे के करीब आपको ये वीडियो मिलता है और इस वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे पहले दिन हमने आपको फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक मोशन गति पढ़ाया, उसके बाद बल गति के नियम, तीसरा कार्य ऊर्जा शक्ति और चौथा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लाइट यानी कि प्रकाश। वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर है और जो 2024 या 2023 या उससे पहले सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये सीरीज आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, जेई या आपके जो भी और रेलवे के एग्जाम है उन सभी के लिए ये सीरीज आपकी होने वाली है। तो बस आप लोग रेगुलर फॉलो करना। बहुत आधे घंटे की या 35-40 मिनट की ये वीडियो होती है जिसमें सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए जाते हैं। तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी लगती है आपको ये क्लास, और चैनल को पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे आपके सामने पहला सवाल हमारा है, कहता है कि ये सवाल एएलपी 2024 की परीक्षा में पूछा गया। पहले हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2024 में बाकी के जो एग्जाम आपके हुए रेलवे के, उन सभी के अंदर लाइट प्रकाश से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि 2025 के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहेंगे। पावर ऑफ ए लेंस इज, कैसे मेजर किया जाता है किसी लेंस की पावर? तो कॉन्सेप्ट सीखना है। मेन बात है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखना है। पावर कैसे मेजर किया जाता है? तो पावर निकालने का, देखो लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं और उसकी पावर जो होती है वो मापी जाती है। पावर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू 1/f। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ जो होती है, फोकस दूरी, ये मीटर में ही होना चाहिए। कई बार आपको सेंटीमीटर में दे देगा, तो सेंटीमीटर में ना लेकर आप लेंगे उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब आप पावर निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला 1/f हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं पावर की यूनिट की बात करूंगा, मात्रक क्या होता है लेंस के पावर का, तो आप डायोपीटर जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, याद रखना लेंस के पावर का मात्रक। अब लेंस क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है जो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा आपको दिखेगा, और एक हमारा होता है कॉनकेव लेंस। एक हमारा होता है कॉनकेव जिसे अवतल लेंस कहते हैं, वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये लेंस का पावर जो होता है वो पॉजिटिव आता है, हमेशा याद रखना, और इस लेंस का पावर नेगेटिव। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव, अवतल लेंस का पावर नेगेटिव। क्लियर, इस लेंस को हम इकट्ठा करने वाला लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग। ये जितना भी प्रकाश इसके ऊपर आएगा उसको इकट्ठा कर देगा, कन्वर्जिंग। लेकिन ये फैलाने वाला लेंस है तो इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। यह प्रकाश को डाइवर्ट कर देता है, जितना भी लाइट इसके ऊपर आएगा उसको जगह जगह फैला देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बताएं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ, देखो मैं थोड़ी स्पीड में चलूंगा, बट जब आप इस वीडियो को कभी ना कभी देख रहे होंगे तो आप इसको आराम से बैठकर देखिएगा। मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि आपको ये क्लास रिकॉर्डेड देनी पड़ती है सारी की सारी, बट विश्वास करें मेरा कि इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा उनसे ही आपके एग्जाम में बनेगा। कहता है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए गिवन स्फेरिकल इज कॉल्ड। देखो जैसे मान लीजिए कोई भी दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा है? अवतल दर्पण, यानी कि ये कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। अब इसके कुछ बिंदु याद रखना आप लोग। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या होता है, यहां पे जो ये पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं, जिसे हिंदी में ध्रुव। जब इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो एक गोला बनेगा, स्फीयर बनेगा। इस गोले का एक केंद्र होगा, सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसे कहते हैं फोकस। बीच में सी और पी के बीच में एक बिंदु है, उसे फोकस कहा जाता है। इन तीनों से होकर जो लाइन जाएगा, इन तीनों से होकर, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो मुख्य अक्ष क्या है? एक ऐसी रेखा जो पी, एफ और सी से होकर जाए। याद रखना यहां से एक फॉर्मूला कि पी से सी तक का दूरी, ये जो पी से सी तक का दूरी है ये वाला, इसको रेडियस कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, ये बात याद रखना आप लोग। हाँ, और अगर इसका आधा मैं कर दूं तो ये बन जाएगा आपका P से F तक का दूरी, क्योंकि अभी मैंने कहा कि F जो है फोकस, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट P और C के बीच। तो ये जो दूरी है P से C तक, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस लंबाई P से F तक की दूरी। तो मैं कहूं कि फोकल लेंथ कब आएगा, फोकल लेंथ कब आएगा, फोकस दूरी कब निकाला जाएगा, जब आप रेडियस का आधा कर दोगे। फोकस दूरी आएगा जब आप वक्रता त्रिज्या का आधा कर दोगे। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, F बराबर R/2। फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो ऐसे ही समझते रहें। क्लियर, आगे अगला सवाल है, तीसरा प्रश्न, आप लोग बताएं तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है कि वी ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ए ऑप्टिक ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, दिस इज ड्यू टू द। जब हम प्रकाश, अच्छा जब प्रकाश पड़ रहा है, मान लीजिए मैं ही शीशे में देखने लग जाऊं तो मेरा प्रतिबिंब मुझे दिखेगा, तो ये कौन सी घटना के कारण किसी की छाया दिखती है या प्रतिबिंब बनता है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तभी आपका इमेज आपको दिख रहा है शीशे के अंदर। ठीक है, प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब परावर्तन होगा। परावर्तन क्या होता है, लाइट का टकराना, टकरा के वापस उसी माध्यम में चले जाना, मीडियम में चले जाना। तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन इसे कहा जाता है। परावर्तन क्या होता है याद रखना, जैसे मान लीजिए ये लाइट है, ये लाइट ऐसे आया, इस तरीके से यहां टकराया, ऐसे चला गया, और इस लाइट को जो आता है उसको कहते हैं आपतित किरण, उसको आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे। और जो लाइट जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण इसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके दो नियम, परावर्तन के दो नियम याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नियम परावर्तन, एक प्रकाश की जब ये आई है किरण, ये गई है, इन दोनों के बीच में एक अभिलंब बनता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल कोई भी ऐसी किरण, कोई भी ऐसी रेखा जो एक सतह के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, इधर भी 90 इधर भी 90, उसे नॉर्मल कहा जाता है। इस कोण को आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो पहला नियम ये कहता है, परावर्तन का पहला नियम, रिफ्लेक्शन का लॉ, कि आई हमेशा आर के बराबर होगा, यानी कि एंगल आई जो होगा, जितने कोण के साथ वो आएगी नॉर्मल के साथ, उतने ही कोण से जाएगी। एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो होगा, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो ये पहला नियम है। आर को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों जो है बराबर होंगे हमेशा। दूसरा नियम ये कहता है कि ये तीन किरण हैं, एक आपतित किरण है इंसिडेंट रे, एक अभिलंब है नॉर्मल, एक रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। यानी कौन कौन सी रे, इंसिडेंट रे जिसे आपतित किरण कह रहे हैं, एक है हमारा अभिलंब नॉर्मल रे, और एक है रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, ये तीनों एक ही समतल पर आपको दिखाई देंगे। देखो दिख रहा है, एक ही बिंदु पर, एक ही समतल पर। तो ये दो नियम आपको परावर्तन के याद रखने, अच्छे से सुन लो कान खोलकर, ठीक है। एक भी बच्चा गलत नहीं करे भाई पेपर के अंदर। अगला सवाल है चौथा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपका ये सवाल एएलपी में फिर से पूछा गया, कहता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज 0.75। अब देखो आपको एक सवाल जरूर बनता है, आवर्धन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा। मैं आपको आवर्धन का एक प्यारा सा सवाल बताता हूं कि अगर आपको एम, पहले तो निकालना सीखो कि एम निकलता कैसा है, एम आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट खड़ा है, चलो मान लो मैं शीशे के सामने खड़े हो जाऊं, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरी एक हाइट है, मेरी एक ऊंचाई है, मेरी इमेज बनेगी प्रतिबिंब, उसकी एक हाइट होगी जो शीशे में दिखेगी, ठीक है। तो दोनों की हाइट को डिवाइड कर दो, यही निकल के आता है मैग्निफिकेशन आवर्धन। मतलब एच आई, एच का आई का मतलब इमेज की जो हाइट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई में आप किससे भाग दे दो, वस्तु की ऊंचाई एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट से भाग दे दो, तो यही आपका आवर्धन निकलकर आ जाएगा एम। अब अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको ना लगे, कई बार ऐसा भी हो जाएगा क्वेश्चन में कि आपको नहीं देगा, हाइट नहीं देगा, तो फिर कौन सा सूत्र एक और लग जाएगा। आवर्धन निकालने के दो फॉर्मूले, एक तो या तो ये लगा लो
या एक और सूत्र होता है बेटा m बराबर माइनस का v बटे u। अब v क्या है? v होता है कि मान लीजिए मेरा प्रतिबिंब, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हूं, कोई वस्तु कोई भी है, मैं क्या कोई भी है, वस्तु जितनी दूर खड़ी है उस शीशे से वो u होता है, और प्रतिबिंब जितनी दूर बनेगा वो v होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की जो डिस्टेंस होती है, प्रतिबिंब की दूरी को फिजिक्स में v से दर्शाया जाता है, इमेज की डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बेटा u कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u कहते हैं। तो ये याद रखना, ये वाला, ये दर्पण के लिए प्रयोग होगा। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये मिरर के लिए यूज होगा, मिरर, मिरर। लेकिन लेंस के लिए, वैसे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो दोनों के लिए है, मिरर हो या लेंस हो। अगर हाइट दिया है तो इसी से निकलेगा m, बट अगर ये दोनों दे रखे हैं v और u, तो दर्पण के लिए आपको ये लगाना है और लेंस के लिए आपको दूसरा है। लेंस के लिए इसमें थोड़ा चेंज कर दो, m बराबर v बटे u, यानी वहां माइनस नहीं होता इस सूत्र में। लेंस के लिए ये है, मिरर के लिए ये दोनों के लिए है बाबू, अगर हाइट है तो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब कुछ बातें आवर्धन, देखो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं आपके, मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो m यदि आपको निकालने के बाद प्लस का दिखता है, प्लस, तो आपका प्रतिबिंब वर्चुअल होगा, ये याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी तथा सीधा, याद रखना इसको। और अगर आपका m माइनस का आता है, मान लो जो माइनस का क्वेश्चन में जैसे माइनस प्लस है, तो ये आपका प्रतिबिंब, यहीं से पहचान हो जाती है उस प्रतिबिंब की, रियल एंड इनवर्टेड। क्या होगा? रियल इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा अगर माइनस का है। अब सर एक और चीज है कि या तो देखो m जो है एक से बड़ा आएगा, भाई हो सकता है डिवाइड करने के बाद, इन दोनों को भाग देने के बाद एक से भी बड़ा आ सकता है। तो अगर m एक से बड़ा है तो आपका याद रखना इमेज जो होगी, प्रतिबिंब, वो लार्जर होगी, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? आपका बड़ा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि m एक से छोटा आए, एक से छोटा हो जाए, मान लो 0 पॉइंट, जैसे एक से छोटा है देखो, तो यहां पे इमेज छोटा होगा, इमेज वस्तु से, प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा? छोटा, यानी वस्तु से छोटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा आपका, प्रतिबिंब छोटा। और अगर मान लो एक के ही बराबर आ जाए m, तो सेम साइज के होंगे दोनों, यानी वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब, समान आकार के। अगर एक ही होता है वैल्यू, है ना, समान आकार का होगा। तो अब आपको पहचान करना आ गया, आज के बाद तुम आवर्धन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिख के ले लो। अब देखो यहाँ पे एक से छोटा है तो क्या होगा? एक से छोटा है तो डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, एन लार्ज वाला तो गलत हो गया, लार्ज वाला तो गलत हो गया। अब प्लस है तो क्या होगा? प्लस है तो अभी बताए वर्चुअल इरेक्ट, तो आंसर ए होगा। ये है मजेदार क्वेश्चन, बताओ सच में कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये आज के बाद ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। 5वां क्वेश्चन आप लोग बताएं क्या होगा 5वां। देखो टिपिकल से टिपिकल 2024 में जितने सवाल बने वो सब लेकर आया हूं मैं आपके लिए। कहता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है बेटा, अंदर वाली साइड पॉलिश होती है, ये उत्तल है, ये क्या है? उत्तल, कॉन्वेक्स। अवतल में क्या होता था? बाहर वाली ऐसे पॉलिश होती थी। अब ये पता है ये डाइवर्जिंग मिरर है बेटा, ये इस मिरर को पता है क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब ये फैला देता है प्रकाश को, अपसारी। ये प्रकाश को क्या काम करता है? ये फैलाने का काम करता है। लेकिन वो वाला जो था कॉनकेव, ये वाला, ये क्या था? ये कॉनकेव है, ये अवतल है, अवतल है, ये इकट्ठा करने का काम करता है, ये कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग यानी कि ये इकट्ठा करने का काम करता है। अब इसके ऊपर एक पैरेलल बीम, मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर। मुख्य अक्ष पर ऐसे समानांतर कोई रेखा आ रही है, प्रकाश की रेखा, तो ये इसको एकदम ऐसे भगा देगा, यानी फैला देगा, डाइवर्ट, यहीं से भगा देगा। तो क्या करेगा? एपियर। अच्छा, ये बेटा एक नियम है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है, एक नियम याद रखना, फोकस से होकर। तो आपको जब इसको आप बाद में मिलाओगे ना, इधर थोड़ा सा इधर बढ़ाओगे इसको,
तो ऐसा लगेगा कि फोकस पे जाके मिलेगी, लेकिन इसने भगा दिया इसको। तो क्या होगा, appears to diverge from the principal axis, appears to diverge from the center of curvature, appears to converge at the center of curvature, क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ए, क्यों? क्योंकि कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, फोकस पर दिखेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आया? कन्वर्ज, डाइवर्ज, अच्छा डाइवर्ज सेंटर ऑफ कर्वेचर, डाइवर्ज है ना बेटा, सॉरी डाइवर्ज आएगा क्योंकि डाइवर्जिंग है, ये फैलाने वाला है। तो अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज का मतलब फैला हुआ, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग तो होगा नहीं, कन्वर्जिंग वो है वो वाला। तो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हम करेंगे। अगला सवाल है बेटा, लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां सवाल। बताओ, कमेंट करके चलो आप आंसर दो इसका। सबसे पहले आप आंसर देंगे फिर हम देंगे। कहता है कि वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां होगा? तो वक्रता केंद्र अभी बताए थे कि ये अवतल दर्पण है। देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मिरर अगर कोई पूछे मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो। एक हमारा प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण जो घर का शीशा है। एक होता है स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक अवतल कॉनकेव और एक उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है भाई? ये तो पोल होता था, ये फोकस होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है। तो एट द क्या है बोलो, वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर? तो क्या है बेटा, इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ये फ्रंट है इसका, तो फ्रंट में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी आपका हो जाएगा। अच्छा, मिरर फॉर्मूला याद रखना बेटा, कई बार आपसे पूछेगा कि दर्पण जो होता है इसका सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या कहलाता है? तो बेटा मिरर का एक फॉर्मूला है, लेंस का भी होता है और मिरर का भी होता है। लेंस कितने होते हैं? दो, वही कॉनकेव अवतल लेंस, एक कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। अब मिरर फॉर्मूला क्या है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये मिरर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। v का मतलब अभी बताए थे आपको, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे v। u किसे कहते हैं? u कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी को u कहते हैं, वस्तु की दूरी को u कहते हैं। f किसे कहते हैं? f का मतलब है फोकल लेंथ, f का मतलब है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? p से f तक की दूरी, f का मतलब है फोकस दूरी। तो ये दर्पण का सूत्र कहलाता है बच्चों। वहीं पे अगर लेंस की फॉर्मूले की बात करें तो लेंस में सिर्फ माइनस आ जाता है बीच में। लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो आप याद रखना, लेंस का सूत्र होता है, बस यहां माइनस आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो दोनों में इतना अंतर है बस, बाकी सब चीज सेम है आपकी। अगला आप लोग बताएं क्या होगा? 7वां क्वेश्चन कहता है कौन सी घटना है प्रकाश, द फिनोमिना कॉज बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट मूव इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर लाइट जो है ना अपना मीडियम चेंज करती है, माध्यम को बदलती है, तो उसकी स्पीड या तो कम हो जाती है या ज्यादा। माध्यम दो तरह के होते हैं, एक सघन, सघन का मतलब डेंसर मीडियम, एक होता है विरल। देखो मैं आपको बता दूं कि माध्यम जो होता है मीडियम, लाइट मीडियम, हालांकि लाइट को मीडियम चाहिए नहीं, प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए भाई, लेकिन फिर भी मीडियम तो है जब लाइट आ रही है। तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करता है तो माध्यम दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, एक होता है रेयरर मीडियम जिसे कहते हैं विरल माध्यम। यहां पे लाइट की स्पीड कम होती है और यहां पे लाइट की स्पीड क्या होती है? प्रकाश की चाल ज्यादा, क्योंकि ये हल्का है, हल्का ये भारी है तो कम हो जाती है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, सघन से विरल, तो चाल ज्यादा हो जाएगी, स्पीड इसमें से इसमें जाएगी तो स्पीड चाल कम हो जाएगी। तो ये जो चाल बदलती है ना, तो इसको अपवर्तन की घटना कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन, अपवर्तन की घटना इसे कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है, जैसे लाइट आया तो जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करती है तो हमारी लेयर हैं अलग अलग। पृथ्वी के बाहर क्या है? तरह तरह की लेयर हैं, जैसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ऊष्मीय मंडल, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। तो अलग अलग परत हैं, इनका घनत्व तो अलग अलग है, डेंसिटी।
तो जब इनमें एंट्री करती है तो मीडियम ही चेंज हो रहा है, एक तरह से माध्यम बदल रहा है, तो इस घटना को झुकती हुई आती है वो, ऐसे लाइट आया ऐसे तो झुकता हुआ आता है पृथ्वी की तरफ, तो इसे अपवर्तन की घटना बेटा कहते हैं। ठीक है, जहां माध्यम बदले वहां अपवर्तन की घटना होती है, याद रखना। 8वां सवाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, बता दूं एएलपी में पूछा गया है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? मतलब अपवर्तन के कई उदाहरण याद रखने, कई घटनाएं हैं, जैसे तारों का चमकना, पूछे कि तारों का चमकना किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। तो मैं सारी घटना यहां लिख देता हूं, अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है, तो आप याद रखना अपवर्तन के कारण। पहली बात तो क्या है, अपवर्तन में माध्यम बदलता है, मीडियम चेंज होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, सबसे पहले क्या है, तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण है? तो आप बोलेंगे अपवर्तन। दूसरा है, देखो दूसरा क्या है, लकड़ी, अगर पानी में आपने लकड़ी को डाल दिया, लकड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, देखा होगा कई बार कि पानी में लकड़ी को डाला और मुड़ा हुआ दिख रहा है ना। स्टिक, स्टिक जो होती है अपीयर्स बेंड, स्टिक अपीयर्स बेंड इन वाटर, एक्चुअल साइज से बड़ा दिखना, नींबू आपने लेमन को ड्रॉप किया पानी के अंदर, आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो जो वास्तविक आकार है उससे थोड़ा बड़ा दिखना, या वास्तविक गहराई से थोड़ा कम दिखना। जैसे आपने कोई पानी में सिक्का डाला, व्हेन यू ड्रॉप ए कॉइन इन द वाटर देन कॉइन अपीयर्स इन द लेस डेप्थ, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम गहराई पर है, निकाल लेता हूं, लेकिन जब हाथ जाएगा अंदर तो ज्यादा गहराई पर है पानी में। ठीक है, तो आप याद रखना ये ऐसे ही है, बेंडिंग ऑफ स्टिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, हिंदी में भी। तो अगला क्या है, मान लीजिए मैंने कहा रियल डेप्थ, रियल डेप्थ से कम दिखना, रियल डेप्थ ज्यादा है बट अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट कहते हैं जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उससे कम दिखना। एक्चुअल साइज से बड़ा दिखना, एक्चुअल साइज से बड़ा दिखना, है ना। कोई चीज है, गिरा हुआ है पानी के अंदर, तो एक्चुअल साइज कुछ और है, उससे बड़ा दिख रहा है, नींबू बड़ा सा दिखेगा, सिक्का बड़ा दिखेगा। और एक और है कि जब सनराइज होता है, यू नो दैट सनराइज इन द ईस्ट, पूरब में निकलता है सूरज, छिपता है पश्चिम में, तो ये उगने से 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है, और छिप जाता है तो 2 मिनट बाद तक दिखता है। सनराइज जो होता है उससे बिफोर 2 मिनट हमको दिखाई दे जाता है, और जब सनसेट हुआ है, छिपता है, तो आफ्टर द 2 मिनट दिखता है, हमको 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। तो ये जो 2 मिनट का गैप आता है, 2 मिनट का जो गैप आता है, किसमें? सनराइज होने में यानी कि उगने में, या फिर मैंने क्या बोला, छिपने में, सनसेट होने में, तो ये भी इसके कारण होता है। तो बेटा अगला देखो, सेविंग मिरर लार्ज, नहीं ये गलत है, ये अपवर्तन नहीं है। चेहरे का बड़ा दिखना अपवर्तन नहीं है, ये परावर्तन है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, अच्छा ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये कह रहा है कि भाई अपवर्तन पूछा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, एडवांस, सूर्योदय का पहले होना, अस्त होना, यही है आपका आंसर डी, बाकी तो है ही नहीं, बाकी नहीं है। ठीक है, तो उसमें पूछा अपवर्तन की घटना कौन सी है, तो आई थिंक आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। आगे चलें, 9वां क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इक्वल टू द, देखो क्वेश्चन हमारी क्लास में कम हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको हम सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई अपवर्तन, आवर्धन का सूत्र अभी हम आपको बताए थे, m बराबर क्या था, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाई वस्तु की ऊंचाई, तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं कौन बताएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस, तो बेटा अभी हम आपको बताए थे कि भाई एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी आर बाई 2। देखो सारे क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, जो फैक्ट, जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। तो प्लीज पहली बार हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना। मैं बेहतरीन तैयारी तुम्हारी साइंस की डेली एक क्लास यहां पर मिलेगी, पहले फिजिक्स चल रहा है, फिर केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। पीडीएफ भी दूंगा क्लास का तुरंत, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में शामिल घटना, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो मैंने कहा मैं शीशे के सामने खड़ा हूं, मेरा इमेज उसमें दिख रहा है, तो कौन सी घटना के कारण दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ये आर है बेटा, रिफ्लेक्शन परावर्तन। अच्छा, जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, हम जो खड़े हैं सामने, वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण से एक दो सवाल बहुत जरूरी हैं जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्लेन मिरर के एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले समतल दर्पण जो होता है, या कोई भी दर्पण, जैसे समतल दर्पण ये है, इस पर पॉलिश किस चीज की होती है? कोई भी मिरर हो, कोई भी दर्पण, पॉलिश किस चीज की होती है? तो आप याद रखना AgNO3, यानी कि किसी भी शीशे के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करते हैं। एक साइड हमेशा पॉलिश करते हैं ना, कॉनकेव मिरर देखा आपने, अवतल या उत्तल, तो सिल्वर नाइट्रेट की स्याही की पॉलिश की जाती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है, चांदी, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, एक अच्छा परावर्तक होता है। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो, आप ये खड़े हो आप समतल दर्पण के सामने, तो जितनी दूर आप खड़े होंगे वो u होगा। u का मतलब वस्तु की दूरी। तो बेटा आपको ऐसा लगेगा कि उतनी ही दूर मेरा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब, उतनी ही दूर हमारा इमेज भी बन रहा है, v। तो हमेशा याद रखना कि समतल दर्पण में u बराबर v होता है। जितनी दूर आप खड़े रहेंगे उतनी दूर आपका इमेज भी बनेगा। आपने कई बार देखा होगा शीशे में, आप भाग के जाते हो शीशे के सामने, तो ऐसा लगता है सामने से कोई आ रहा है। आप शीशे से दूर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ कोई जा रहा है। और एक और बात याद रखना कि जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की ऊंचाई जितनी होगी, उतना बड़ा ही आपको इमेज भी दिखेगा। सबसे जरूरी बात क्या है कि प्लेन मिरर का कई बार आपसे पूछेगा कि फोकल लेंथ क्या है, फोकस दूरी। तो बेटा याद रखना, फोकस दूरी जो होती है प्लेन मिरर की, वो इन्फिनिटी होती है, यानी कि अनंत होती है, इन्फिनिटी। इसके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण के अंदर? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधा दिखेगा और आभासी। आभासी का मतलब होता है कि जितनी देर आप इस शीशे में देखोगे उतनी देर ही आपका इमेज, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। आपने देखना बंद कर दिया तो आप हट जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी हट जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि छप जाओगे, आपने एक बार देखा तो फिर आप दिखोगे, नहीं। तो उसको आभासी कहते हैं, जो छप नहीं सकता, उसको आभासी कहा जाता है। क्लियर? एक और बनता है इसके अंदर, इसे कहते हैं लेटरली इनवर्टेड। लेटरली इनवर्टेड मतलब बेटा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व अनुक्रमणीय, पार्श्व अनुक्रमणीय, पार्श्व अनुक्रमणीय इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप शीशे में देखोगे और मान लो आपके ऊपर शर्ट या टी शर्ट पर कुछ लिखा है, तो उल्टा होके आपको दिखेगा। यानी कि जैसे रीजनिंग में मिरर इमेज आप पढ़ते हो, तो लेफ्ट साइड राइट की तरफ घूम जाती है बाबू, और राइट साइड लेफ्ट की तरफ घूम जाती है, दायां बाएं की तरफ, बायां दाएं की तरफ। तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व अनुक्रमणीय कहा जाता है। तो कोई यहां सारे फैक्ट आपको समझाए जा रहे हैं बेटा। अगला है 12वां क्वेश्चन। अगला कौन सा क्वेश्चन है? 12। ठीक है, अब एक सवाल हम आपको इस तरीके का करवा देते हैं, मतलब फॉर्मूले के ऊपर जो हमने दो फॉर्मूले आपको बताए थे, एक मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र, एक लेंस फॉर्मूला लेंस का सूत्र, तो उससे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। बाकी तो सारे ही ऐसे होंगे। चीजें समझनी है कि प्लस माइनस कब लेना है। ये जेई के अंदर पूछा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखो बेटा वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बाबू मैं आपको एक चीज बताऊं, वो दोनों फॉर्मूले जो मैंने लिखे ना, उसमें तीन चीज थी, या तो यू या v या f। f का मतलब फोकल लेंथ। अब इनको प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, मैं आपको छोटी सी एक चीज सिखाना चाह रहा हूं। देखो यहीं सिखा देता हूं, थोड़ा जगह कम है, यहीं सिखा देता हूं। आज के बाद जब भी तुम वो दोनों फॉर्मूले में से कोई एक लगाओ, तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इसको फॉलो करना। याद रखना जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना लाइट वाले टॉपिक का, तो u हमेशा माइनस लेना, u को हमेशा माइनस, वस्तु की दूरी माइनस। एफ जो होता है, एफ का मतलब फोकस दूरी, या जिसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस दूरी प्लस का लेना है कब? जब आपको क्वेश्चन के अंदर उत्तल दिया हो। अब ये लेंस भी, अब ये जो मैं ब्रैकेट, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों के लिए मान्य है। ये लेंस के लिए भी है और ये दर्पण के लिए भी है। ये मिरर के लिए भी है और लेंस के लिए, दोनों के लिए है। ये जो बातें मैं लिखूंगा यहां, ये दोनों के लिए है। ठीक है, अब अगर ये एफ जो है फोकस दूरी, यानी इसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं, है ना, ये माइनस का तब लोगे जब आपको
अवतल दिया हो क्वेश्चन में, चाहे वो लेंस भी हो चाहे वो आपका मिरर हो। तो ये बात दिमाग में जिंदगी भर याद रखना है ना, बच्चों को भी सिखाना ये वाली बात। अब सुनो, अब जब u पता चल जाएगा, f पता चल जाएगा, तो आप v निकालोगे v। अब या तो v प्लस का आएगा या v आपका माइनस का आ सकता है। तो अगर v प्लस का आ रहा है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये दोनों के, ये जो दोनों फॉर्मूले थे ना, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, दोनों में यही बात लगेगा। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब आभासी सीधा, आभासी और सीधा। ठीक, माइनस अगर है तो ये होगा रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। अगर रियल इनवर्टेड है तो माइनस का आएगा। अब बस कर दो इस क्वेश्चन को। देखो u कितना दिया है इस क्वेश्चन में, -12 है वस्तु की दूरी। फोकस दूरी कितना दिया है, f बराबर। अब आप ये बताओ कि प्लस का लें कि माइनस f। तो आप बोलोगे सर देखो वहां कॉन्वेक्स लिखा है, उत्तल, तो प्लस लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। लेंस है या मिरर, तो मिरर है। ये दर्पण है तो लगा दो फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v तो निकालना है, ये माइनस का 1/12 होगा बराबर 1/8। उधर आके ये जुड़ जाएगा तो 1/v बराबर 1/8 प्लस का 1/12। लैसे लोगे एलसीएम तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 1/v बराबर 5/24। और v कितना आएगा, इसका उल्टा कर दो, 24 डिवाइड बाई 5, 5 चौका 20, 5 अट्ठा 40, 4.8। और वो भी प्लस का आएगा बाबू। प्लस का क्यों आया, पता चल गया। प्लस आया है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बन रहा होगा, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ इंपोर्टेंट हाई लेकर आएंगे। 13वां क्वेश्चन, ऐसा प्रतिबिंब जो छप सकता है उसको क्या कहा जाता है? ऐसा प्रतिबिंब जो छप सकता है, इमेज दोज आर फॉर्म ऑन ए स्क्रीन, उसको क्या कहते हैं? आरपीएफ एसआई के अंदर आया है तो उसको रियल। जो छप सकता है वो वास्तविक है, जो छप नहीं सकता वो काल्पनिक होता है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 वाला, टिंडल प्रभाव। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट? टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार घटना क्या है? देखो बेटा, टिंडल प्रभाव एक टिंडल व्यक्ति का नाम है, साइंटिस्ट का। इन्होंने सोचा कि एक गिलास पानी है, मान लो कुछ भी है, पानी की जगह कोई और भी चीज हो सकती है, इससे टॉर्च को पास किया जाता है, लाइट को इसमें से पास किया जाता है। अगर ये लाइट इसमें से, ग्लास में से बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है। लाइट बाहर नहीं निकलती तो टिंडल इफेक्ट नहीं है, टिंडल प्रभाव नहीं है। अब टिंडल इफेक्ट किसके कारण हुआ? ये जो लिक्विड भरा है इसके पार्टिकल होंगे, कण, और उन पार्टिकल ने लाइट को स्कैटर किया होगा। स्कैटर का मतलब फैलाया होगा, तभी तो लाइट बाहर आया। तो इसे स्कैटरिंग की घटना कहते हैं। स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बच्चों स्कैटरिंग कई चीजों के लिए जिम्मेदार है। आसमान का रंग नीला दिखना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग नीला दिखना, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। दूसरा, एक और चीज आपने देखा होगा, सूरज जब उगता है तो लाल दिखता है, सनराइज होता है तो ईस्ट डायरेक्शन में रेड, छिपता है तो भी लाल दिखता है, लेकिन दोपहर को व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है, ये भी स्कैटरिंग। बादलों का रंग सफेद दिखना, ये भी स्कैटरिंग। आसमान का रंग जब ऊपर अंतरिक्ष में जब पहुंच जाओगे तो काला रंग दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां स्कैटर नहीं होती लाइट। स्कैटरिंग का मतलब जानते हो? स्कैटरिंग का मतलब फैलना, प्रकाश का फैलना। तो उगते समय सूरज जब उगता है राइज होता है या छिपते समय, बेटा ये नोट्स बना लेना पीडीएफ से प्लीज। उगते छिपते समय कैसा दिखता है? लाल रंग, तो ये भी स्कैटरिंग के कारण। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखता है? काला। एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उनको स्पेस का कलर कैसा दिखता है? ब्लैक, काला, क्योंकि वहां पार्टिकल नहीं है, कण नहीं है, तो लाइट टकराएगा तो कैसे टकराए, किससे टकराए, तो इसीलिए काला रंग दिखता है। तो ये स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, फैलाव। लेकिन अगर लाइट अपने 7 रंग में फैल रही है, देखो दोनों चीज अलग अलग हैं। अगर लाइट 7 रंग में फैल रही है तो उसको फिर हम अलग चीज नाम से जानते हैं, उसको फिर डिस्पर्जन कहा जाता है, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं बेटा। उसको क्या कहा जाता है? मैं एक बार दिखा दूं वो वाला क्वेश्चन भी। वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको बताओ कौन सा है 14वां क्वेश्चन।
देखो वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन का मतलब है अलग अलग रंग में फैलना, स्कैटरिंग का मतलब कैसे भी फैल जाओ। कहता है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट लाइट डिस्पर्स फ्रो ए प्रिज्म, जब प्रिज्म से लाइट को पास किया जाता है, श्वेत प्रकाश, सूरज के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, तो ये अपने 7 रंग में अलग अलग फैल जाता है। ये घटना सबसे पहले सर आइजक न्यूटन के द्वारा देखी गई थी कि सूरज का प्रकाश 7 रंग में बंटता है प्रिज्म से जब उसको निकाला जाता है। ये क्या है, सनलाइट। सनलाइट को ही क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, क्योंकि 7 रंगों को मिलाकर सफेद बन जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से कलर होते हैं, नीचे से काउंट करते हैं, VIB, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, GYOR, और इस घटना को डिस्पर्जन कहा जाता है। 7 रंग में लाइट का फैल जाना वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना इसको बोलते हैं, अरे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है कि 7 कलर अलग अलग। V का मतलब है बेटा वॉयलेट, बैंगनी। I का मतलब है इंडिगो, लिख लेना, इंडिगो आसमानी, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, येलो पीला, ऑरेंज संतरी, रेड लाल। तो ये 7 रंग हैं। तो वॉयलेट, अब देखो यहां से काउंट करो इधर से एक बार, वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ये सही है। ठीक है, हाँ ये सही है, एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। ये तो गलत है, ब्लू इंडिगो ग्रीन, ये तो इधर उधर लिख रहा है, ग्रीन इंडिगो नहीं, ये भी इधर ब्लू ग्रीन, ये भी गलत। तो ए वाला सही है, नीचे से ऊपर की तरफ। समझ में आया आप लोगों को, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले कमेंट करके एक बार बताओ मुझे। ठीक है, पहले बताएं कमेंट करके, अच्छा लग रहा है क्लास। अब इनमें से आपको बताएं, 2-3 क्वेश्चन आता है। लाल रंग, खतरे के निशान आपने देखे होंगे, लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेड कलर का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है, रेड कलर का, इसलिए दूर से ही दिखाई देगा। इसका क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिक, सबसे अधिक क्या होता है, तरंग धैर्य, सबसे अधिक तरंग धैर्य। और जिस चीज की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति सबसे कम होगा, आवृत्ति सबसे कम, और जिसकी आवृत्ति कम उसकी एनर्जी भी कम होगा, मिनिमम एनर्जी। इसकी ऊर्जा भी सबसे कम होगी, ऊर्जा भी क्या होगा, इसका सबसे कम हो जाएगा, एनर्जी भी सबसे कम होगा। ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी कम तो ऊर्जा भी कम। क्लियर? अब सुनो अगला, जैसे अगर यहां पे वॉयलेट कलर की बात करें, बैंगनी रंग की अगर हम बात करें, तो बैंगनी कलर का सबसे कम वेवलेंथ है, नीचे है सबसे, मिनिमम वेवलेंथ, सबसे कम तरंग धैर्य है, कम तरंग धैर्य है, और कम तरंग धैर्य है, कम तरंग धैर्य है तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा आवृत्ति होगा, और ज्यादा आवृत्ति है तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, ऊर्जा भी इसका ज्यादा होगा। तो ये तीनों पॉइंट भाई दिमाग में छप जाने चाहिए बेटा आपके। अब 2 प्रश्न हम आपको, देखो पूरा चैप्टर का निचोड़ मैंने सच में आपको दे दिया है, मजाक नहीं चल रहा, सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब 2 प्रश्न आप होमवर्क में बताना। ठीक है, एक 15वां सवाल है, ये आपका HW रहेगा, और एक आपका 16वां क्वेश्चन है। ये दोनों प्रश्न आपके गृह कार्य से हम आपको दे देते हैं। बाकी मेरे बच्चे अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज ये लाइट हमने पढ़ा, कल को हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा वाला टॉपिक। वादा करता हूं कि आपकी जब तक आपका एग्जाम होगा रेलवे का, तब तक सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा दूंगा, और सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मैं भेज दूंगा और लिंक भी भेज दूंगा। जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और PDF से आप नोट्स बना लिया करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।